बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे इंतखाब के हवाले से ही एक और अहम खबर आ जा रही है और इंतखाब के हवाले से एक और हम तारीख, एक नई तारीख जिसका हवाला जो है वो दिया गया सदर मुमलकत की जानिब से। और सदर जो है पहले भी एक दो बार आपके इल्म में है कि वो ये ऐलान कर चुके हैं कि तारीख वो देने वाले हैं और फिर किसी वजह की बिना पर वो रुक जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी तरफ से तारीख दी गई है, लेकिन थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दी गई है। उन्होंने सजेशन के तौर पर एक तारीख जो है वो दी है और 6 नवंबर को उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। सदर मुमलिकत का इस सजेशन को देने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या सोच है, इसके ऊपर हम जो है वो बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन कमीशन का बहरहाल इसके ऊपर ये कहना है कि नई हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान वफाकी वज़ीर कानून जो हैं उनकी भी ये राय है। और कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो एक ही रोज़ में होने चाहिए। यकीनन वो जो है फाइनेंशली भी उस तरह से थोड़ा हावी नहीं होगा। ये तमाम जो है चीज़ें हैं। पहले सेगमेंट में हमारा ये मौजू रहेगा। दूसरी बात करेंगे हम बिलावल की। बिलावल फिर से इलेक्शन हमें नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब है, मगर एक जमात जो है वो तारीख दे रही है। यकीनन आपके इल्म में है कि ये इशारा जो है वो किसकी तरफ है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, तो यकीनन इशारा जो है वो उसी तरफ ही है। इसके अलावा और भी बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। PDM मिसाक जमहूरियत के हक में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत 2 हो, लेकिन PDM जो है वो इसके हक में नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को होने वाली है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार इस हवाले से बात की है और दोबारा उन्होंने कहा है कि ये 21 तारीख को ही होगी। राना साहब ये कहते हैं कि PTI के इलेक्शन लड़ने पर उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जत्था ना लड़े जिसने शौदा की तौहीन की है। तो क्या PTI के इलेक्शन लड़ने के हवाले से, जिस तरह की हमने कल बात की थी कि PTI इलेक्शन में मिल सकती है और अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या जो है वो मंजरनामा बदलेगा, किसके लिए कितना खतरा है, इस पर भी आज जो है वो बात होगी। इसके अलावा बिजली के बिलों के ना दहिंदा बड़े बड़े इदारे जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। क्रैकडाउन की बात होती है, लोगों के ऊपर आम जो कुंडे लगाकर बिजली चोरी हुई है, बिल्स ना देकर चोरी हो रही है, लेकिन उनका क्या, उन इदारों का क्या जो कि बिजली के ना दहिंदा हैं। उनमें वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश गाह है, दफ्तर ख़ारजा है, सिंध हाउस है, FBR है, फॉरेन सर्विस एकेडमी है, पार्लियामेंट लॉजेज़ हैं। मतलब ये वो तमाम इदारे जो कि मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए उनको जो है पहले आगे बढ़कर जो है वो चीज़ें करनी चाहिए, वो ना दहिंदा जो है वो निकले हैं। तो इसका क्या हल है, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, इस पर भी जो है वो होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। एक दूसरे का हाल चाल पूछना जो है हमारी सिग्नेचर ट्यून बन गया एक तरह से। वो तो ज़रूरी होता है ना बुखारी साहब। सदर साहब के क्या हालात हैं बुखारी साहब? सबसे पहला सवाल तो ये है, और किन हालात के अंदर जो है वो उन्होंने ये सजेशन, क्योंकि टोन इस तरह की है कि ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि सजेशन है, तजवीज़ उनकी तरफ से दी गई है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात। क्या वो समझ चुके हैं कि अब उनके पास उस तरह से इख्तियार नहीं रहा? क्या वो, अक्सर लोग ये भी उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सबको खुश करने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आदमी 60 साल से ऊपर का हो जाता है ना, तो कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में कि वो सठिया गया है, और जो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाए उसका तो हाल आप खुद ही सोच लें। यही हाल मेरे ख्याल से सदर साहब का भी है। सीखने के लिए वो तैयार नहीं है। वो आज तक यही नहीं समझ सके कि उनका जो मनसब है, जो सदर मुमलिकत का ओहदा है, उसके तकाज़े क्या हैं। आप मुल्क के सदर हो जाते हैं, आप किसी पार्टी के सदर नहीं रहते हैं। ये बात उनको आज तक समझ आई नहीं है। इसलिए कि जो पहले दिन से ये कहे कि मैं मुंतखब हुकूमत से हलफ नहीं लूँगा, जो कहे मैं समरियों पर साइन नहीं करूँगा, जो जब भी उसको पार्टी का सरबराह कहे वो उसी की मर्ज़ी के मुताबिक खतूत लिखने पर आमादा हो जाए, तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है। मेरे ख्याल से तरस खाना चाहिए ऐसे शख्स पर, क्योंकि ये जो अब ख़त लिखा है उन्होंने, इसकी बाज़गश्त हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, आपको तो मालूम ही है। काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि वो ख़त लिखने वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि अब चूँकि उनकी मुद्दत आइनी तो पूरी हो चुकी है, इंटरम पीरियड के लिए वो सदर हैं, तो शायद कुछ बेहतर सेंस परवेल करेगी और वो इससे बाज रहेंगे। लेकिन वो इससे बाज नहीं रहे हैं और उन्होंने वो ख़त लिख मारा है। ख़त लिखने के लिए उनके जो मशीरान हैं या उनके जो कानूनी माहिर हैं, उनके नाम मैं आपके सामने ले देता हूँ। उनमें शामिल हैं बाबर रवान साहब, उनमें शामिल हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनमें शामिल हैं एतजाज़ हसन साहब। ये सारे वो नाम हैं जो ना तो अपनी पार्टी के ही हैं, तो किसी का उन्होंने क्या होना है, जो उनके दिल में आता है, वो भी सठियाई हुई उम्र से ऊपर के लोग हैं। तो उन्होंने कह दिया होगा कि जनाब आप ये तीर चला दे, चल गया तो ठीक है, ना चला तो फिर भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको इब्तदा से इसका जायज़ा लेना शुरू करें
तो सदर साहब को जो आईनी हलके हैं, जो आईनी यानी अदारे हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप ये यानी इलेक्शन कमीशन को ख़त ना लिखें, लेकिन उन्होंने उसकी राय को दरखुर इतना नहीं समझा और अपनी पार्टी के सदर की मर्जी पर, जिसके बारे में मीडिया पर हमने सुना कि जी अटक से एक पैगाम आया है जिसमें उनको धमकी दी गई है कि अगर आपने ये खत ना लिखा तो फिर आप अपनी खैर बनाएं, क्योंकि पीटीआई के वर्कर से तो किसी को भी नहीं। तो बुखारी साहब ये सिर्फ एक प्रेशर ही था जो उनके ऊपर था, या फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये तो आपके इल्म में भी है कि आइन उनको ये राइट देता है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसके बाद उनके पास नहीं रहता, वो मैं तो व्हिच वन इज सुपीरियर? मुझे इसकी इजाज़त दीजिए वजाहत करने की कि जब तक वो आईनी सदर थे वो हर मामले में वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है उसके मोहताज हैं। अच्छा। He has never been independent in giving any orders unless advised by the president, prime minister. ठीक है, ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये अमेंडमेंट जो इलेक्शन एक्ट में हुई हैं 57-58 में आर्टिकल्स में, इसके बाद इलेक्शन की तारीख देना हतमी तौर पर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ना सुप्रीम कोर्ट दे सकती है डेट, ना सदर मुमलिकत दे सकते हैं डेट। अब जो चेंज सिनारियो है, ठीक है, ये बात उनको समझाने की बहुत सोचने कोशिश की। मैं जरा थोड़े से और हवाले दे दूं मैं आपको। बिल्कुल ये वाला कंफ्यूजन है लोगों मैं अभी के आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सहूलत करारी की एक बदतरीन मिसाल कायम करते हुए एक खत लिख मारा था इलेक्शन कमीशन को कि 14 मई को आप इंतखाबात कराएं पंजाब में। याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। क्या हुआ था उसमें? नहीं हुआ था उसके ऊपर अमल। अच्छा, उसके बाद सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक खत के जरिए हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशनर आके मुझसे मिले, मुझसे मुशावरत करें इलेक्शन की डेट के ऊपर। क्या हुआ उसका? उस खत को एक तरफ रख के एक खत लिख दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि आपसे मुलाकात का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुलाकात ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, बहुत इज्जत में इजाफा हुआ सदर साहब की? नहीं, बुखारी साहब वैसे कबाहत क्या थी, मिलने में मिल लेते। मेरा ख्याल है कि अगर नहीं, लेकिन ये फिर आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि पीटीआई की मर्जी के मुताबिक इंतखाबात भी करा देते, नतीजा भी उनकी मर्जी के मुताबिक अनाउंस कर देते। ये कह रही ना, मर्जी तो अपनी करनी थी ना, उन्होंने सदर साहब को मिल लेते। क्या सदर साहब की मर्जी जो है वो आइन नहीं है। आइन के जो तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ते हैं और पूरे करने चाहिए। मैं और मिसालें आपको दे देता हूँ। देखिए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब जो तब्दील हो गया है सिनारियो, जो इलेक्शन में अमेंडमेंट्स आ गई हैं और आपको तमाम जितने भी आपके लीगल एडवाइजर्स हैं जो ढंग के हैं, वो मशवरा भी दे रहे हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दीजिए, वही अब जिम्मेदार है एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कराने का। सही। आपने अपनी पार्टी के प्रेशर के तहत ये खत लिख मारा जिसका कि कोई नतीजा निकलने नहीं जा रहा, इसलिए कि अब वजीर कानून जो वफाक के हैं और चारों सूबाई वज़राए कानून जो हैं उनकी एक मीटिंग हुई है आज। ठीक। उस मीटिंग का उन्होंने बाकायदा एक इलामिया जारी किया है। उस इलामिया में उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि अब इंतखाबात की तारीख देना, इंतखाबात कराना एक्सक्लूसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। और उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि चूंकि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा हल्का बंदियां होना भी जरूरी है। अच्छा, जब प्रेशर पड़ा था बाकी सारी जमातों का भी इलेक्शन कमीशन पे कि जी आप डेट ज़रा जल्दी करें, तो उन्होंने जो वक्फा या जो अरसा चाहिए होता है हल्का बंदियों के लिए, उसमें 1 महीने की कमी कर दी थी, जिसके नतीजे में अब इलेक्शन या जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में पहले हफ्ते में होते दिखाई दे रहे हैं। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी। सियासी जमातों का कहना है, अक्सर जो पार्टियां हैं उनके लीडरों ने कहा है कि सदर साहब का रवैया जो है ये गैर जिम्मेदाराना भी है और गैर आईनी भी है। मैं अगर आप कहें तो मैं नाम ले देता हूँ, बहुत से लीडर्स के ये बयानात आए हैं। इसमें MQM शामिल है, इसमें PMLN है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें और दीगर जमातें हैं, हत्ता कि ANP भी शामिल है इसमें, कि जनाब आप अब इसको छोड़ दें, अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन। नहीं बुखारी साहब, इस पे हमने पहले भी बात की थी, ये चीज़ें यहाँ पर आकर ना बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। आपको लगता है कि हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स इस तरह के मौजूद हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो होते हैं तो उसकी वजह से फिर हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपने अपने तरीके से फिर उसके ऊपर सियासत भी खेली जाती है।
फिर आपने अपने मफाद की खातिर जो है वो सारे उसको प्ले कर रहे होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये लूप होल जो या कंफ्यूजन जो था ये उस वक्त तक था जब तक इलेक्शन एक्ट अमेंड नहीं हुआ। जब इलेक्शन एक्ट अमेंड हो गया आर्टिकल 57 और 58 तो वाज़े तौर पर यह बता दिया गया कि आईनी एतबार से अब इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और डेट देना चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से फिर सब्र आ जाना चाहिए। असल में हो सदर साहब सजेशन तो दे ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ना आप इसमें जो लैंग्वेज की तब्दीली है, पिछली बार जब उनकी तरफ से दिया गया था तो आपको याद होगा कि लैंग्वेज क्या थी, अभी जो है वो सजेशन के तौर पर, तजवीज़ के तौर पर, ये तो मेरे ख्याल में सदर साहब को भी कुछ इदराक है कि शायद अब उस तरीके से वो अथॉरिटी नहीं रही। देखिए मैंने आपको अर्ज किया, आपसे मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि जब ये तासुर कायम हो गया था कि अटक की तरफ से धमकी दी गई है सदर साहब को कि खत लिखें, तो उस धमकी के या उस प्रेशर के तहत खत लिखने की नौयत और है। अच्छा। और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करने की या अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की हैसियत और है। सही। असल में अच्छा, बुखारी साहब इसमें हवाला जो, क्योंकि सदर साहब भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो उसके पीछे भी उनके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी बात को वो स्ट्रेंथ देती हैं। ख़त में लिखा गया है कि आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें बदली हैं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी फिर इसको भी अमेंड कर देते ताकि कन्फ्यूजन रहता ही ना? देखिए इस अमेंडमेंट के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि आईनी रास्ता है कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट ने अमेंड किया, किसी और ने चेंज नहीं किया। ये पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट आई है। सही। तो इलेक्शन कराना है ये बराए रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। जो आइन में चीज़ है वो अपनी जगह वहीं पर कायम है, लेकिन आपने चूंकि एक चीज़ तब्दील करनी थी, वो जिस भी वजह से करनी थी आपने वो भी बीच में डाल दी। अब कंफ्यूजन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि आइन में जो चीज़ थी वो तो बरकरार है। सदर साहब अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हवाला देके कहते हैं। देखिए सारी लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं हुई, लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी कि जब उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तोड़ी थी तो उनका ख्याल ये था कि इसके बाद बाकी की असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली टूट जाएंगी और नए इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ। वो नहीं, इसमें भी हमारी बहुत डिस्कशन हुई है कि ये तो आपने तोड़ दिया, बाकी पर तो आपका इख्तियार नहीं है ना। मगर बाकी पर चूंकि अपनी थी ना, केपीके की नहीं तोड़ी थी ना असेंबली उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि आईनी बहस में अगर पड़ा जाए सिर्फ तो ये लड़ाई इनडेफिनेटली चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को अपने सामने रखें और फैसला करें कि इस कसिए का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए तो ये अप्रोच और है। मेरा ख्याल ये है। अब ये वो बातें हैं जो मैं कोशिश कर रहा था कि ना करूं, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ रही हैं। देखिए जब आदमी रिटायर हो जाता है ना फिर उसको कोई जल्दी लिफ्ट नहीं कराता, तो वो करता क्या है कि वो रात को अपने घर के सामने ना कुर्सियाँ डाल के बैठ जाता है कि कुछ राह जाने वाला आता जाता सलाम सलूम करके बैठ जाए। सदर साहब चूँकि अब आईनी इलेक्टेड सदर तो नहीं रहे हैं, वो अबूरी सदर है। हाँ। अब उनके पास करने के लिए और कोई काम है नहीं, तो वो इस तरह की दरफुंतरियाँ छोड़ रहे हैं। और ये वो करते रहेंगे, इसलिए कि मैंने आपको कहा कि वो कभी मुल्क के सदर नहीं बने, वो पीटीआई के सदर ही रहे हैं हमेशा, और वो मेरे ख्याल से घर भी इसी तरह से जाएंगे। आपका सर हिलाना मुझे बता रहा है कि मुझे अभी और कुछ कहना पड़ेगा, आपकी तसल्ली नहीं बिल्कुल मेरी तसल्ली होगी, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। और बुखारी साहब नहीं, मैं आखिरी बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुजारिश ये है कि सदर साहब के लिए ज़रूरी है कि वो आइन को अपने सामने रखें, अपने लीडर की ख्वाहिशात की तशहीर की बजाय अपना आइनी रोल अदा करें। ज़रा सा पीछे चलते हैं। आपको याद है इन्होंने एक ट्वीट की थी और ट्वीट में क्या लिखा था कि जी मेरा स्टाफ जो है बेबसी का इज़हार किया था। आप मुझे ये बताइए उस वक्त तक तो वो सदर थे, वो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर सकते थे, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने वो जो कानून बना था, अगर आपको याद हो, जिसकी जो 10 दिन इनके पास पड़ा रहा है, इन्होंने उसके ऊपर साइन नहीं किए। मैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले कानून की बात कर रहा हूँ। तो ये उसका एक पछतावा था, क्योंकि उस कानून के बन जाने की सूरत में वो पीटीआई की टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मुकदमा दर्ज हुए। तो वो एक पछतावे की ट्वीट तो हो सकती है, लेकिन वो एक सदर का रद्द अमल नहीं हो सकता। A president who was the sitting president must initiate action, not a tweet. अच्छा बुखारी साहब, अब ना मैं मजबूर हो गई आपसे ये पूछने पे, क्योंकि सदर साहब इस वक्त ना बड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नज़र आते हैं। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, उनको ये भी मानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी येस है, वो ठीक है।
चेयरमैन पीटीआई के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी वो जो है वो सुलह सफाई कराने की कोशिश किया करते थे, वहाँ पे भी उनके टाइज ठीक हैं। फिर पीटीआई ने चूंकि उनको सदर बनाया तो वहाँ पे भी उनको जो रखना पड़ता, बड़े ही वो यानी कंफ्यूजन का शिकार है, समझ नहीं आता। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ, शायद उनका भी हो जाए। मैं वही सजेशन आपसे लेना चाह रही हूँ कि अगर कोई एक सजेशन इस वक्त आपको सदर साहब को देनी हो तो वो क्या होगी? मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखिए गुजारिश ये है, मुझे यूं लगता है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो स्टाफ है उनको कहा होगा कि देखें मेरी मजबूरी है हजरत साहब का कहना मानना। अच्छा, जो भी वो इरशाद फरमाए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं उनके कहने पे खत खुद लिखता रहूँगा। आप भी उसका बुरा ना माने, एक तरफ रख दिया करें उसको, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि अब सदर साहब को ये मैं तू कौन मैं खाम खा ये रवैया तर्क करना होगा। मैंने आपसे कहा कोई ग्रीवांस नहीं है मेरा सिर्फ ये तकाजा है कि सदर मुमलिकत का एक ओहदा है, उसके कुछ तकाजे हैं, उसके कुछ आईनी रोल हैं। जब कभी आप उससे तजावज़ करेंगे तो आप अपना कद छोटा करेंगे, आप अपने आप को मुख्तलिफ मसाइल में उलझाएंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब ऐसे ही कहते हैं कि मैं करना नहीं चाहता था, करना वो चाहते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर डाल देते हैं कि आपकी वजह से जो है मैं कर रहा हूँ, तो बात वो करना चाहते होते तो कभी भी आप ये मत समझिएगा कि वो मेरे प्रेशर में मेरी वजह से कर रहे हैं। वेलकम बैक। बिलावल एक बार फिर से इन एक्शन नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो बयानात दिए जाने का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। बुखारी साहब सही इस वक्त जो है वो इंतखाबी मोड में उनको कहा जा सकता है, सियासी मोड में उनको कहा जा सकता है, जिस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आ गए हैं। अब निशाने पे हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून लग रही, क्योंकि वो कहते हैं एक जमात तारीख दे रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल से आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुल्तान में जो किताब है वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल कह लीजिए या जवाब कह लीजिए। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि बिलावल साहब ने क्या कहा, हम ज़रा थोड़ा गौर कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। राना सनाउल्लाह साहब एक तो जनाब 31 अक्टूबर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, तगड़े हो जाओ। यानी मतलब ये कि वो हतमी तारीख है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि मैं भी अब ये सोचने पर मजबूर हूँ कि शायद वो 21 अक्टूबर को आई जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। ये बहुत बड़ा ऑफेंस लिया है बिलावल साहब ने इसका, उसकी बात करते हैं अभी। एक और बात वो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। बड़ी तंदुत यानी क्या कहना चाहिए, तकलीफ दे बात है ये। सॉरी, इसके ऊपर वो राना साहब ने इसका जवाब भी पेश किया कि चूंकि नई हल्काबंदियाँ हो रही हैं, चूंकि मर्दमशुमारी नई पर इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए टाइम तो लगेगा। एज एक्सपेक्टेड मेरा ख्याल है ये तो। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन जो रिएक्शन है बिलावल साहब का वो वाकईतन बड़ा मज़ेदार है। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं, किसी और पार्टी को नहीं पता, ये नून लीग को कैसे पता है कि फरवरी में हो रहे हैं। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि ये शायद सहूलतकारी हो रही है। हमने इसके ऊपर बात भी की थी अगर आपको याद हो, और इशारा भी उन्होंने किया था किस तरफ से हो रही है। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मुसल्लत किए गए वज़ीर आज़म यानी पीटीआई के चीफ को घर भेजा है, इसका एक्सक्लूसिव क्रेडिट्स पीपल्स पार्टी का है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो पीडीएम ने न एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तहरीक चलाई और अल्टीमेटली तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिसमें यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि पहले तहरीक अदम एतमाद होना चाहिए। वो हुई, कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने दूसरी राह इख्तियार की और ये कहा कि अब हुकूमत साजी होनी चाहिए। इलेक्शन के मुतालबे से फिर गए, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कि जनाब पीटीआई ने पीपल्स पार्टी ने हमें बैक स्टेप किया है। चलिए जनाब, ये बात तो हो गई। असल बात यह है कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें हम सिर्फ अपनी वजारतों के जवाब दे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। ये आप वो बिल्कुल डिस्टेंस करना शुरू आप हाँ कि आप इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का तो हिस्सा थे ना, तो उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो आपको शेयर करना पड़ेगा या नहीं? वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं? बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम तो अपनी वजारतों के जो है वो जवाब दें जो पीपल्स पार्टी के पास थी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी साथ में एलाइड डेवलपमेंट भी हो रही हैं। लोगों का ये परेशानी भी है, ख़ासतौर से पीटीआई की, कि क्या पीटीआई को एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी कि नहीं। ठीक है, 9 मई के बाद से
ये कहा जा रहा था सियासी हलकों की तरफ से कि ये सानेहात जो हुए ये इतना बड़ा बोझ है कि कोई भी पार्टी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग पीटीआई। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें बता रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि जो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए हैं आपने, हमें भी बल्ला अलॉट कर दें। अच्छा। तो उस वक्त तो उसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने हमें बल्ला अलॉट कर दिया है। अच्छा। और इसका ऑर्डर भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कदगन नहीं है पीटीआई के ऊपर इलेक्शन लड़ने से। सही। एम आई राइट? ठीक। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग भी ये चाहती है कि जी पीटीआई इलेक्शन लड़े। हाँ, मैं बिल्कुल वही अगला सवाल यही करने लगी थी कि पीटीआई के लिए वो स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो मान रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन लड़े, लेकिन वो जत्था नहीं जो 9 मई को हमलावर हुआ था पाकिस्तान के दिफाई तंसीबात पर, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए कि एक तो वो गिरफ्तार है, उनके खिलाफ सीरियस नौयत के मुकदमात हैं। तो दोनों जमातों में जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात की गुंजाइश निकल आई है कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़े, अलावा उन लोगों के जो जिम्मेदार हैं बराह रास्त 9 मई के, तो उनको कोई इतराज नहीं है। ठीक है। और ये इलेक्शन सिंबल का अलॉट हो जाना जो है इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अब पीटीआई इलेक्शन मोड में। उनको निकाल के पीछे बचेगा क्या? किनको निकाल के? वो जो जिम्मेदार है। देखिए, वो इस वक्त तक तो केसेस जो है वो 3-4 लोगों पर हुए, बाकी तो आम आदमी है ना। और उन आम आदमियों की बदकिस्मती ये है कि पहले उनको कहा गया कि ये हमारे आदमी नहीं है, फिर उनको कहा गया ये एजेंसियों के आदमी हैं, और जेलों में पड़े हुए उनके माँ बाप और जो यानी उनके लवाहकीन हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप जो है, लीडरशिप में देखिए कौन कौन गिरफ्तार है, मैं बता देता हूँ ना आपको। नहीं, और कुछ गिरफ्तार, कुछ फरार, कुछ तो भगौड़े हो गए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि फरार नहीं है वो तो जाके दूसरे घोंसलों में बैठ गए हैं ना। तो वो तो अब पीटीआई के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना। सही। देखिए ना, जो 2 धड़े बने हैं जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी कह लें या पार्लियामेंटेरियन कह लें, वो है, तो वो तो अपने अपने घोंसलों में बैठ के जाके बाकी जो रह गई है पार्टी, उसमें अब कितने इलेक्टेबल्स हैं, कितने लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट निकाल सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है। सही। तो बिलावल साहब जो हैं उन्होंने बाकायदगी से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी बड़ी जो सियासी जमात है उनकी तरफ से अभी कोई हलचल नहीं है, बात सिर्फ बयानात तक है। और हर चीज़ को मुंसलिक कर दिया है उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से। सही है। और ये भी बुखारी साहब कहा जा रहा है कि आमद मतवक्के है मरीम नवाज साहिबा की कराची में, तो ये भी है कि सिंध में जो है एक्टिव होने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में बिलावल साहब के जो बयानात उनका जवाब बिलावल साहब की जो पंजाब में पेनिट्रेशन है पिछले 3 दिन से, वो पंजाब में है। हाँ, तो ये उसका जवाब हो सकता है। तो ये उसका जवाब गजल है। वो तो छेड़छाड़ रहेगी ना। वो तो अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मेरे पास भी ये हक हासिल है कि मैं आपको तंग करूं। सॉरी। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल मनूवरिंग और पॉलिटिकल जो टग ऑफ वॉर है, ये अब चलती रहेगी इलेक्शन तक, और चलनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये नेचुरल है, क्योंकि ये इलेक्शन की मेरे ख्याल में इसको कहते हैं इलेक्शन फीवर। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो बयानात दे रहे हैं वो पीडीएम के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ, या इशारे दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ, ये एक नेचुरल अमल है। सही है। जब आप एक पार्टी के हेड के तौर पे, और बहुत बड़ी पार्टी के हेड के तौर पे इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो फिर आपको अपनी मुखालिफ जो जमात है, जो आप समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा मुतहर्रिब धड़ा है या जमात है, उसको फिर आप चुटकियां काटना शुरू करते हैं। तो फिर आपको मतलब राना साहब की बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं, उनको सूट करता है हमारे खिलाफ बयान देना। दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस सूरत हाल का अब मंतकी इंजाम क्या होगा, मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। अच्छा। जब वो नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, उनको वो ज़ीरो रिस्क वाला मामला भी उनका हल हो जाता है, और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे जिस तरह हमें बताया जा रहा है। सही। ये राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा है, कल शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था, इससे पहले मरियम कह चुकी हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो लीड करेंगे नवाज शरीफ साहब। पंजाब चूँकि उनका गढ़ है, पंजाब में उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। अगर आपको याद हो, जो 2018 के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें से
14 में से 13 सीटें जो है नून लीग जीती थी, अगर आपको याद हो। ठीक है। अच्छा वकाई साहब एक ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या क्योंकि हमेशा से बिलावल साहब को कंपेयर किया जाता है मरीम नवाज साहिबा से, या फिर दोनों को एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में देखा जाता है, या फिर कहा जाता है कि अगली पीढ़ी है जिन्होंने ये पार्टीज जो है वो आगे संभालनी है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो वहाँ से फिर इसके जवाब में कौन खड़ा मिलेगा? बिलावल साहब ही होंगे या जरदारी साहब? आपको पहले से ही जरदारी साहब पंजाब में आके बैठ गए, उन्होंने आज शायद आना था। कल ही हमने प्रोग्राम में ये बताया भी था। सही है, तो उन्होंने आने की पंजाब में डेरे डालेंगे। और जरदारी साहब के बारे में चाह रही हूँ कि क्योंकि उनकी हेल्थ के हवाले से भी खबरें आती हैं, वो उस तरह एक्टिवली हमें नजर आएंगे जलसों में पार्टिसिपेट करते हुए इंतखाबी। देखिए एक तो ये है कि उनकी सेहत, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, वो पहले से बहुत बेहतर है। और जब भी कभी कड़ा वक्त आता है तो वो निकल आते हैं, वो निकल आते हैं, वो पीछे नहीं रहते हैं किसी से। और जब इलेक्शन कैंपेन अपने अरूज को पहुंचेगी तो हम देखेंगे एक तो उनकी बेटी जो है आसिफा वो बहुत एक्टिव होंगी, और एक वो खुद। अच्छा। क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, अपनी कैंपेन को लीड करते हैं, तो फिर बड़ी पावरफुल कैंपेन करनी पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और वो और बाप बेटा मिलके अगर करेंगे तो फिर देखते हैं उसका नतीजा। तो आसिफा को भी इस बार इलेक्शन लड़ाना है? मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन लड़ेगी। बहन तो उनकी पहले ही लड़ती हैं फरियाल तारपुर, इस दफ़ा मेरे ख्याल से शायद वो भी, वो अब मैं नहीं कह सकता कि वो सेंटर बनेगी या क्या होगा, लेकिन वो इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा जरूर बनेगी। अच्छा, मौलाना साहब की जो नाराज़ी थी वो उसके हवाले से आपने जिक्र कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने उनको बैक स्टैप किया। अब यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम और जीडीएस से तो इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी से जो है वो मौलाना की बिटरनेस जो है वो बड़ी विजिबल है, और उनके बारे में ये बात आप कह सकते हैं कि वो दिल में बात रखने के आदी नहीं है, जो कुछ भी वो सोचते हैं कह देते हैं। सही है, तो ये एक मंजरनामा जो है वो हमें नजर आया, यानी एक इलेक्शन कैंपेन का फीवर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया, और इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल जो है वो बनती नजर आ रही है। कभी जो सब मिलकर जो है वो एक पार्टी का मुकाबला किया करते थे, आज उनके जो है उनमें दूरियां आती हुई नजर आ रही हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के वकाई साहब ने कहा कि बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया जी कि हम सिर्फ अपनी वजारतों के जवाब दें, तो वो जो बैड गवर्नेंस है, बुरी कारकर्दगी है जो पिछले 16 महीने की हुकूमत है, उससे जान छुड़ा रहे हैं, खुद को डिस्टेंस करते हुए जो है वो नजर आ रहा है। वेलकम बैक। जी ब्रेक बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बिजली के बढ़ते हुए दाम और उससे परेशान अवाम, लेकिन बिजली के हवाले से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं जिन पर एक आम आदमी जो है वो तो हैरान परेशान है ही। मुझे भी काफ़ी हैरानी और परेशानी इस चीज़ के ऊपर हुई है, क्योंकि ख़बर इस तरह से है जी कि मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के ज़िम्मे जो है वो करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। मुख्तलिफ वफाकी वजारतें, डिविजन्स और सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा हैं। यानी कहाँ आप एक आम आदमी से जो है वो बिल निकलवाने की कोशिश कि किसी तरीके से कुंडा कल्चर को ख़त्म किया जाए, बिल देने की एक रिवायत जो है वो पैदा हो और बिजली चोरी जो है वो ना हो, और कहाँ पर ये जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद ही नादहिंदा हैं। उसमें वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह, दफ्तर ख़ारजा, FBR है, पार्लियामेंट हाउस है, फॉरेन सर्विस अकेडमी है, मतलब इतने अहम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो। बुखारी साहब, अब ये जो सारी चीज़ें हैं इससे तो मेरे ख्याल में देख कर ये लगता है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। मतलब जो सिस्टम आपके अपने इदारों को नहीं ला पा रहा एक दायरे के अंदर, उसने आम आवाम को किस तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो बिल दें? देखिए, मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है कि हम इतने दिनों से प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि बिजली के बिलों की रिकवरी के लिए बिजली के नादहिंदान जो नादहिंदा हैं उनकी रिकवरी के लिए आप क्रैकडाउन करें। वो हमें तो शर्म आनी चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है। अब भाई इंडिविजुअल को अगर आप पकड़ेंगे, किसी ने 5000 देना होगा, किसी ने 10,000 देना होगा, किसी ने लाख देना होगा। यहाँ बात करोड़ों की है। आप जरा तसव्वुर तो करें कि दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32,81,000 रुपए का नादहिंदा है। पार्लियामेंट हाउस द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, उसने 5 करोड़ 20,26,000 रुपए देने हैं। FBR जो दुनिया जहान से टैक्स इकट्ठा करती है, जो माली अदारा है, उसने 1 करोड़ 54,20,000 रुपए देने हैं। काबीना ब्लॉक 7 करोड़ की नादहिंदा है, 7 करोड़ से ज्यादा की। सिंध हाउस, जिसके आप इतनी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, और बेपनाह ये तो तफसील अभी मुख्तसर है जो हमारे सामने है। क्रैकडाउन तो असल में इनके खिलाफ होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी शामिल है जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये वो सारे अदारे हैं जिनके बजट सैंक्शनड होते हैं, हर एक मद में उनके लिए पैसे रखे जाते हैं। ये अगर नादहिंदा होंगे तो आम आदमी क्यों दे जी पैसे? मुझे बताएं आप। मेरा तो नहीं ख्याल कि इन तफसीलात के बाद एक आम आदमी मतलब मैं अपने गिरेबान में ही झांक नहीं रहा
और दूसरों से मैं तवक्का कर रहा हूँ कि वो वॉलंटियर करें, मुझे पैसे दें। वो तो भाई ये जो लिस्ट इतनी बड़ी हमारे सामने पड़ी हुई है, इसका क्या होगा? ये तो बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। ये जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए तो लगता है कि हम कभी भी लोगों के अंदर वो एहसास जिम्मेदारी नहीं पैदा कर पाएंगे कि आप बिल दें, टाइम से दें, बिजली चोरी ना करें, जब इदारे ही जो है। हाँ, मतलब औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, ये तो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। मैं तो इसको देख के वो जो प्रोग्रामों में हम कहते रहते थे हम बिजली का बिल दें, अब हमको जरूर बिजली का बिल देना चाहिए। ओ भाई, ये इतने सबसे पहले तो इदारे बिजली का बिल दें, सबसे पहले तो ये दें। ये देखें ना जरा, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, अमाउंट विल रन इनटू बिलियंस। मैंने कहा ना कि ये तो चंद नमूने हमारे सामने हैं। सारे के सारे अदारे मुझे लगता है सरकारी जितने भी हैं, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है। तो बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि सिर्फ अवाम को ही, जो अवाम की रगों में से जो है वो आपने खून चूसते रहना है इस तरीके से, या फिर ये इतने बड़े जो इदारे इनके ऊपर भी कोई क्रैकडाउन होगा? मेरे ख्याल से रकमें मुख्तस होती हैं, रकम मुख्तस होती है, तो उसके बावजूद आज इस प्रोग्राम की वसातत से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करते हैं कि जनाब इन अदारों को मजबूर करें कि वो अपने एग्जिस्टिंग बजट में से ये पेमेंट्स करें बिजली की, ताकि एक रवायत कायम हो और हम लोगों से फिर ज़बरदस्ती वसूलियाँ कर सकें। अगर ये इसी तरीके से डिफ़ॉल्टर रहेंगे और अवाम को आप छड़ियाँ मार के और डांगे मार मार के उनसे पैसे वसूल करेंगे, तो ये हिपोक्रेसी है, ये मेरे ख्याल से शर्मनाक सूरत हाल है। इसको तब्दील होना चाहिए। बहरहाल, हैविंग सेड दिस, बोस्तान साहब जो हैं, जो जिनकी डॉलर के ऊपर बड़ी गिरफ्त है, वो डॉलर के रेट के बारे में बड़े दावे भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये क्रैकडाउन जारी रहा, 4 क्रैकडाउन है ना, एक नहीं है बिजली का, तो एक है ना, बिजली का है, डॉलर पे भी है, डॉलर पे भी है। ये क्रैकडाउन अगर जारी रहा तो डॉलर की कीमत 250 पे आ जाएगी, कोई बईद नहीं है। और ये मुझे प्लॉजिबल लगता है इसलिए कि 343 रुपए से डॉलर अब 300 से नीचे आ गया है। मीनिंग देर भाई कि इस क्रैकडाउन के बाद 43 रुपए से ज्यादा कीमत कम हुई है डॉलर की। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अनबिलीवेबल। और अगर ये सफर वापसी का इसी तरह जारी रहता है तो शायद बोस्तान साहब जो है वो ठीक कह रहे हैं। चलें जी, बुखारी से मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया, और इस अच्छी बात पे जो कि बोस्तान ने की है कि 200-250 तक आ सकता है, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। इसी नोट के ऊपर जो है अब हम प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।